गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था इंटरनेशनल लॉ। एलएलबी सेकेंड ईयर में ये आपका सब्जेक्ट चलता है। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके लिए हमने पूरा इंटरनेशनल लॉ का मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उस पर हमने एक एक टॉपिक को देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम उस टॉपिक्स के हिसाब से जो हमने उस वक्त देखे थे उसके हिसाब से हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ और अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो का नेचर क्या है। अगर हम डेफिनेशंस देखते हैं तो सबसे पहले हम विधि शास्त्री ओपनहेम के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो हम देखेंगे। प्रोफेसर ओपनहेम और उन्होंने ये जो डेफिनेशन दी है उनकी खुद की बुक में दी है और उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार है। लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेम फॉर द बॉडी ऑफ द कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल विच आर considered legally binding by civilized state in their intercourse with each other। अगर हम इसको देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वह राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है उन रूढ़िजन्य या परंपरागत नियमों का एक समूह के नाम को कहते हैं। और ये जो रूढ़िजन्य या परंपरागत जो नियम है या उनका जो समूह है जिन्हें सभ्य राज्य जो ये अपने जो सिविलाइज्ड जो स्टेट्स हैं वो जब भी आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार करते हैं तो वो उसे मानते हैं, वो बाध्यकारी रूप से उसको मानते हैं। तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के एक समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारंपरिक व्यवहारों में बाध्यकारी रूप से मानते हैं। तो फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है दिस डेफिनेशन वाज गिवन इन 1905 में। तो 1905 में यह परिभाषा दी गई थी और ये जैसे जैसे चेंजेस बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म इस डेफिनेशन की कई विधि शास्त्रियों ने क्रिटिसाइज़ किया है या आलोचना की है, इसलिए इस डेफिनेशन में कई बार परिवर्तन भी किए गए हैं। और इसी के आधार पर जो इंटरनेशनल जो बुक है उसके अंतर्गत इसकी नई डेफिनेशन जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है 9th एडिशन में। और जो नई डेफिनेशन है उसमें कहा गया है इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ रूल्स which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which governs the relation of states, but states are not the only subject of international law. International organizations and to the same extent international organizations to the same extent also individuals may be subject of right कन्फर्म एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अगर जो 9th एडिशन में जो इसकी इंटरनेशनल लॉ की वापस जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो डेफिनेशन दी गई है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। और ये जो डेफिनेशन जो पहले की गई थी वह शॉर्ट में मानी जाती थी, अब उसी को ही एलोब्रेट कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सब्जेक्ट क्या क्या है। तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है 9th एडिशन में जो वापस इसकी डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है। तो अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है ये जो है एक नियमों के समूह के रूप में होता है जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। यह नियम प्राथमिक रूप से राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, परंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय माने जाते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है नियमों का समूह है और उन नियमों का समूह जो है वह जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य हैं उनके बीच में जब भी कोई भी प्रकार का कोई भी पारस्परिक संबंध स्थापित होता है तो विधिक रूप से वो उसे स्वीकार करते हैं और वह उसे मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं।
अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो प्राथमिक रूप से अगर इंटरनेशनल लॉ जो है वह राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है, परंतु केवल राज्य अगर उसके सब्जेक्ट को देखा जाता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वह केवल राज्यों के लिए ही बनी हुई है। अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखें तो हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसके अंतर्गत गवर्न होती है, और अगर कुछ हद तक देखा जाए तो व्यक्ति भी जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं या जो कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं उनको उनके ऊपर भी लागू किया जा सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि का नेचर क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि को सामान्य तौर पर कई विधि शास्त्री यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को हम विधि की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वह एक काफ़ी दुर्बल विधि है। तो इसके पक्ष में कुछ विधि शास्त्री ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है विधि है, और कुछ विधि शास्त्री जो है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं। तो हम आगे ये देखेंगे कि ऐसे विधि शास्त्री जो ये कहते हैं कि क्या, कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है अथवा नहीं। तो हम इसमें दोनों ही चीज़ देखेंगे कि वो विधि शास्त्री जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है, और उन विधि शास्त्रियों के भी विचारों को हम देखेंगे जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है विधि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे विधि शास्त्रियों की ओपिनियन जो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है विधि नहीं है। तो वो विधि शास्त्री जो इस बात को स्वीकार करते हैं या जो अपना मत इस पक्ष में देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, वो है हॉलैंड, बेंथम व ऑस्टिन। ये ऐसा क्यों कहते हैं? वो अपने पक्ष में तर्क ये रखते हैं कि विधि जो है, नॉर्मली जो लॉ होता है, वह एक संप्रभु सत्ता वाले शासक का आदेश है जो एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू करवाया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर इसको देखा जाता है या जो ये लॉ की डेफिनेशन दी गई है उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट है आदेश या ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड है जो ऑर्डर दिया गया है वह कोई राजनीतिक प्रभु सत्ता जो है उसके जो शासक के द्वारा जो है वह दिया जाना जरूरी माना जाता है, और उस ऑर्डर को अगर कोई भी नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में उस सत्ता के पास यह पावर होती है कि वह उसे पनिश कर सकता है, तो उसे अनुशास्ति कहा जाता है। तो जो विधि शास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि क्यों नहीं है, वह अपने पक्ष में यह तर्क रखते हैं कि उनके पास राजनीतिक सत्ता का अभाव है। वो ये कहते हैं कि इनके पास कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो इन नियमों को लागू करवा सके। दूसरा जो अपनी कंडीशन जो ये कहते हैं वो कहते हैं विधायी संस्था का अभाव है, इनके पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है। फिर तीसरी जो कहते हैं वो कहते हैं कि इनके पास सैंक्शन पावर नहीं है, कि अगर इनके द्वारा बनाए गए नियमों का कोई पालन नहीं करता है तो उनके पास इस प्रकार की पावर नहीं है कि वह उन्हें बाउंड कर सकता है। फिर चौथा जो कारण वो बताते हैं वो ये है कि इनके पास एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का भी अभाव है, और आगे वो कहते हैं कि इनके पास कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है या सक्षम न्यायालय का भी अभाव है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं, वह उसके सादृश्य ही इसे स्वीकार करते हैं। तो ये तो उन विधि शास्त्रियों के मत है जो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। परंतु कुछ विधि शास्त्री जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है, इसके पक्ष में अपने तर्क रखने वाले जो विधि शास्त्री हैं वो है स्टार्क, ओपनहाइम एंड ब्राइली और हेनरीमैन। ये जो विधि शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को हम विधि ही कहेंगे या विधि की संज्ञा ही देंगे, और वो अपने पक्ष में तर्क ये देते हैं कि बहुत से समुदाय ऐसे हैं जहाँ पर औपचारिक विधायनी शक्ति के अभाव में भी विधि प्रणाली जो है विद्यमान रहती है। इसी प्रकार दूसरा तर्क उनके द्वारा जो दिया गया है वो है विधि निर्माण करने वाली जो संधियां हैं उनके फलस्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय विधायनी भी अब मौजूद है। तो जो संधियां जो 2 राष्ट्र या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य जो संपन्न की जाती है, इनके द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्होंने ये कहा है कि उनको हम विधायनी की संज्ञा दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विधि को वैधानिकता
प्रदान करने के लिए इसका आधार माना जाता है। इसी के साथ आगे वो अपने पक्ष में ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकतर विधि निर्माण करने वाली जो संधियां हैं, जैसे जनेवा या हैग जो है अभिसमय, इनको मानने के लिए सभी राज्य ने अपनी स्वीकृति दी है, इसलिए राज्य स्वेच्छा से इन नियमों को स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति क्या होती है या क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि में सैंक्शंस होते हैं? लीगल सैंक्शंस रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ लीगल कम्युनिटी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ एनी लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच by creating force. It is opined that sanctions of international law are far less effective than the municipal law of a nations. Streck has pointed out the following sanctions behind the international law. अगर हम ये देखते हैं कि विधिक अनुशास्ति से तात्पर्य विधिक समुदाय की विधि के उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर भौतिक बल द्वारा भी लागू करवाया जा सकता है। यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति या जो है वह राज्य विधि की तुलना में कम बंधनकारी मानी जाती है, परंतु स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति जो है वह उसके निम्न एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड नेशन चार्टर चैप्टर 7। इफ देयर इज ट्रीटी ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है चैप्टर 7, इफ देयर इज थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स। कि जब भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में यह बताया गया है कि जब भी विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा होता है तो सुरक्षा परिषद कार्रवाई करने की अधिकारी मानी जाती है। सेकेंड है द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग अपॉन पार्टीज टू द डिस्प्यूट। अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्णय जो है पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। फिर जो थर्ड जो है वो है अंडर आर्टिकल 2 subclause 4 of the charter, the members of UN have undertaken that they shall respect the territorial integrity and political independence of each other and shall not use force against each other. सिर्फ सेल्फ डिफेंस जो है वो उसका एक्सेप्शंस माना जाता है। चार्टर का जो अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 4 के अनुसार यूएनओ के जो सदस्य हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि वह एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे और प्रादेशिक जो स्वतंत्रता है उनका सम्मान करेंगे। केवल आत्मरक्षा का जो मामला है उसमें वह शक्ति प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र माने जाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।